नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक के बारे में। इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और छोटी मोटी बढ़ोतरी भी नहीं है, प्रॉफिट 6 गुना हो चुका है। 6 टाइम्स प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो क्या ये सही समय है खरीदारी का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम चेक करने वाले हैं ICICI बैंक के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक का मेन कामकाज इंटरेस्ट ही होता है। पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी सी हमें पुअर दिखा देती है, लेकिन मैंने इसे BSE की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। तो जो इंटरेस्ट अर्निंग इस क्वार्टर में हमें दिखाई दी है वो है 19,622 करोड़, जो कि हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आता है। पिछले क्वार्टर में 19,924 करोड़ के इंटरेस्ट अर्निंग हमें देखने को मिली थी, तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, यानी कि सितंबर 2019 के बारे में, तो 18,565 करोड़ की हमें इनकम देखने को मिली थी, इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पर वाई बेसिस पे परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है। अब बात करें इसके टोटल इनकम के बारे में, तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम बनकर आती है 23,650 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की दिखाई दी थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम नीचे गई है। अगर बात करें वाई परफॉर्मेंस के बारे में, तो वाई परफॉर्मेंस में आप देख पाएंगे 22,759 करोड़ की हमें टोटल इनकम पिछले साल सितंबर 2019 में देखने को मिली थी। तो यहां पर हमें परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है। अब बात करें कंपनी के प्रोविजंस के बारे में, तो प्रोविजंस आप देख पाएंगे इस क्वार्टर में हमें 2,995 करोड़ का प्रोविजनिंग देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी कम है। 7,599 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रोविजनिंग देखने को मिला था। तो पिछले साल के मुकाबले प्रोविजंस काफी गिर चुका है। अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले, तो बैंक ने पिछले साल 2,506 करोड़ का प्रोविजनिंग किया था, जिसके मुकाबले प्रोविजन हमें यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो जो नेट प्रॉफिट लॉस हमें दिखाई देता है, कंपनी ने रिपोर्ट किया है 4,251 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ चुका है। 2,599 करोड़ का पहले इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और अगर बात करें पिछले साल के बारे में, तो आप देख पाएंगे 650 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो इसके हिसाब से तो ये 6 गुने से भी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने देखा टोटल इनकम में भले ही वाई बेसिस पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं देखने को मिल रही थी कि इतना ज्यादा प्रॉफिट हमें उछलता हुआ नजर आया था। उसका जो मेन रीजन हमें दिखाई देता है डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। आप देख पाएंगे 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का हमें पहले एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आया था, जिसके कारण टैक्स के एक्सपेंसेस बढ़ चुके थे और प्रॉफिट में हमें कटौती देखने को मिल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का बहुत ही परफॉर्मेंस सुधर चुका है, कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, इसके कारण ये प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसी को चलते आपको शेयर में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें सुधरता हुआ नजर आता है। 18.47% का दिखाई दिया, जो कि पिछले क्वार्टर में 16% था। और अगर बात करें सितंबर 2019 के बारे में, तो तब ये 16.14% दिखाई दिया था। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस सुधरा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। अगर बात करें इसके एनपीएस के बारे में, तो ग्रॉस एनपीएस का जो परसेंटेज निकल कर आता है वो है 5.17%, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले नीचे है। अगर बात करें इसके नेट परसेंटेज के बारे में, नेट एनपीएस के बारे में बात करें, तो 1% का नेट एनपीए, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन ही नहीं दी है लेंडर्स को, बैंक्स को, एनबीएफसी को, कि आप अपने एनपीएस को डिक्लेयर कर पाए। और इसी के कारण जितने भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आएंगे, सभी के सभी बैंक में जनरली आपको एनपीएस कम होते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन इससे ज्यादा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन ही नहीं दी है। जब भी सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगी कि आप ओके अपने एनपीएस को डिक्लेयर कर दीजिए, तभी हमें सच्ची पिक्चर यहां पर क्लियर दिखाई देंगी कि कौन सी बैंक को ज्यादा प्रॉब्लम्स यहां पर फेस करनी पड़ रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें, तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी ऑफकोर्स सुधरते हुए नजर आएंगे। 1.5 ऊंचे, जो कि 0.95% था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल तो बहुत ही कम था, 0.27% दिखाई दिया था। तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। कुछ और बातें भी जान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आप देख पाएंगे टोटल डिपॉजिट्स 20% वाई बेसिस पे बढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो कंपनी अच्छी तरह से कामकाज कर पाएगी। तो डिपॉजिट्स बढ़कर 8,32,936 करोड़ हो चुके हैं, जो कि ऑफकोर्स अच्छी न्यूज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें कासा रेशियो के बारे में, तो 17% की ग्रोथ हमें एवरेज करंट एंड सेविंग्स अकाउंट यानी कि कासा रेशियो में देखने को मिली है। एवरेज कासा रेशियो 40.3% दिखाई दिया, जो कि काफी अच्छा नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टर्म डिपॉजिट्स के बारे में बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
26% सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक लोन्स के बारे में बात करें तो 10% वाई बेसिस पे सुधर चुके हैं, और अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो वहां पर भी 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिटेल लोन्स ग्रो बाय 13% वाई एंड 6% सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डोमेस्टिक लोन्स यहाँ पर 10% बढ़ चुके हैं, और मेन सबसे अच्छी बात यह है कि रिटेल लोन्स का कैटेगरी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा, रिटेल लोन्स में ज्यादा कामकाज करने वाले बैंक पर कम प्रेशर हमें देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए देख लें तो एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सारे रिटेल बैंक पर बहुत ही फोकस करते हैं, और जो कॉर्पोरेट पे फोकस करता है जैसे कि इंडसइंड बैंक है, आरबीएल बैंक है, वो काफी प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट भी उनका कोई अगर सपोज बैंकरप्ट हो जाता है तो उनकी बहुत ही गिरावट, उनके बहुत ही खराब सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, और वो सिचुएशन हमें रिटेल बैंक्स में देखने को नहीं मिलता है। तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपने रिटेल बुक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो रिटेल लोन भी हमें 13% बढ़ चुके हैं, जो कि अच्छी बात हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी हुई थी, पहले हमें टैक्स में एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आया था, और इसी के कारण हमें पिछले साल प्रॉफिट बहुत ही गिर चुका था। तो इसे ऐसा नहीं समझना ही चाहिए कि बिजनेस ने बहुत आउट परफॉर्म किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। टैक्स एडजस्टमेंट के कारण हमें यहाँ पर प्रॉफिट सुधर चुका है, लेकिन ऑफकोर्स अच्छी बातें भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिपॉजिट्स बढ़ चुके हैं, साथ ही साथ कासा रेशियो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, टर्म डिपॉजिट्स यहाँ पर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक लोन्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और स्पेशली रिटेल लोन्स भी काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स यहां पर दिखाई देते हैं। स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे आईसीआईसीआई बैंक एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2,70,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 392 रुपीज, जो कि 1.82% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 6% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 10% के पॉजिटिव रिटर्न हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 15% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई देते हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 54% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पी रेशियो 26.51 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 20.94 है, तो सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वह 1.95, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.84 दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 1.13 लाख करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 1.49 लाख करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो 2017 में 0.1 लाख करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि कम होकर 2020 में 0.09 लाख करोड़ हो चुका है। हालांकि यहाँ पर आप देख पाएंगे 2017 से 2018 में नंबर नीचे गया था प्रॉफिट का, उसके बाद और भी नीचे जाता हुआ नजर आया था, लेकिन 2019 के मुकाबले परफॉर्मेंस यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है। यही रीजन है जिसके कारण एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इन्वेस्टर्स के फर्स्ट चॉइस होते हैं। चंदा कोसर का केस हुआ था और उसके रिलेटेड कई मामले यहां पर आगे भी आते रहते हैं, उसके कारण भी कई बार हमें यहां पर प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, और इसी के कारण आईसीआईसीआई बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 4-5 सालों से हमें खराब होती हुई नजर आई है। आईसीआईसीआई बैंक के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 32.75% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं अच्छी खासी डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसे सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश में 550 से गिरकर हमें बहुत ही नीचे आता हुआ नजर आता है। 270 के आसपास 280 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई, वापस स्टॉक नीचे आया, फिर ग्रेजुअली हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, फिर से हमें गिरावट देखने को मिली, और फिलहाल स्टॉक 420 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल आप देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज हमें टूटता हुआ नजर आ चुका है, लेकिन स्टॉक ने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और उसके आसपास हमें स्टेबल होता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 38.58, जो कि काफी वीक दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 49.44, जो कि हमें ग्रेजुअली वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो मीडियन के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। मीडियन का लेवल है 400 का लेवल, अपर बैंड है 425 का लेवल, लोअर बैंड है 374 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 362 का लेवल है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो है 428 के आसपास का रेजिस्टेंस। अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में तो 325 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल स्टॉक में हमें अपर मूवमेंट देखने को मिलता है, स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन कई बार स्टॉक में डीप करेक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है, इसीलिए स्टॉक को अच्छे प्राइस पर खरीदना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप देख पाएंगे 2008 में तो सभी बैंक नीचे आए थे, उसके बाद भी हमें
कई बार यहाँ पर डीप करेक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए अच्छे समय पर खरीदना बहुत ही जरूरी है। और फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक जनरली 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। मार्केट क्रैश के समय भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस तेजी दिखाई दी। फिलहाल जो 100 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 299 के आसपास का लेवल। अब बात करें पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है ओवरऑल बैंक अच्छी है, इसकी जो रीच है वो भी अच्छी है और फिलहाल आपने रिटेल लोन पर काफी फोकस करी है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि हमने देखा 200 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, तो अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रॉफिट में बहुत ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके चलते ही आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, वो हमें दूसरे रीजन की वजह से देखने को मिल रही है। तो कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, तो आप देख पाएंगे काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 350 के आसपास के लेवल पर और वहां से वापस तेजी भी दिखा रहा था। ये लेवल जब टूट भी चुका था तो उसी नीचे गया था और वापस हमें यहां पर रिकवरी भी तुरंत ही देखने को मिली थी और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। तो 350 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन की तरह दिखाई देता है। तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 350 से करके 365 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ये रेंज काफी अच्छी रेंज है जिसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक से पहले अगर आप कोई बैंक में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको एचडीएफसी बैंक को देनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली वो आईसीआईसीआई बैंक से कहीं बेहतर दिखाई देता है। अगर आप दूसरा बैंक लेना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक दूसरा चॉइस हो सकता है। उसके बाद अगर आपको किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आप आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।